गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली क्लासेस में टेंस के वेरियस रूल्स के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। उसको समअप करने के लिए, समराइज करने के लिए, ये आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने लाइंस खींची हुई हैं, अलग अलग कॉलम्स बनाए हुए हैं। इसमें हम लोग उन सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर लिखेंगे और एट ए ग्लांस समझने की कोशिश करेंगे कि एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से कैसे डिफरेंट होता है। तीनों टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों टेंसेस के चारों काइंड्स, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, देन कंटिन्यूअस। थोड़ा स्पेस कम है, आई विल सिंपली राइट कॉन्ट हियर, मीन्स कंटिन्यूअस। परफेक्ट, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। Now, these are the three tenses, present, past and future, and these are the four kinds of subparts of these three tenses: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. First of all, we should write the structure for present indefinite tense. Subject, verb first form, ऑब्जेक्ट। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, कोई भी एक उदाहरण लेके हम चाहें तो उसको सारे टेंसेस में एक साथ कैरी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से सेंटेंस एक से दूसरे टेंस में जाते हुए कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल लाइक आई राइट अ लेटर। आई राइट a letter. Past tense, subject, verb second form, then object. अब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। This will become I wrote a letter. Likewise, we shall move on to future indefinite tense. Subject, shall or will, which is the identifying helping verb of future tense. Verb first form, then object. I shall write a letter. Now we shall move on to continuous tense. The structure will be subject. आपको पता है इसमें हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं is, am या are। मुख्य क्रिया वर्ब के साथ आप लगाएंगे ing, लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को हम चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं या लिख रही हूं। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट was where, वर्ब के साथ फिर यहां पे ing लगेगा,
लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा आई वॉज राइटिंग अ लेटर। Now future continuous tense. Subject shall, will. As I have told you, these are the identifying helping verb of future continuous tense. Be, verb with ing. Finally object. I shall be writing a letter. मैं एक पत्र लिखता रहूंगा। Then perfect means complete. Subject, helping verbs here, has or have. Verb third form, object. मैं एक पत्र लिख चुका हूं। I have written a letter. Past perfect tense. Subject had, verb third form, object. मैं एक पत्र लिख चुका था। I had written a letter. Future tense. Subject shall, will, have, verb third form, object. I shall have written a letter. Then perfect continuous tense. Subject has or have been, verb with ing, object. जैसा आपको मालूम है कि परफेक्ट टेंस में काम कंप्लीट हो गया है, कुछ हिस्सा और कुछ अभी भी जारी है, उसको शो करने के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आप सिंस और फॉर का भी यूज करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। Likewise, subject had been, verb with ing, object. I had been writing letters
since morning. Now the last, future perfect continuous. Subject shall, will, have, been, verb with ing, object. I shall have been writing letters since morning. So that is what you call tense chart. You can see all the tenses and their different forms at a glance, and you can differentiate one tense from the another. एक बार ध्यान से देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपको. Present indefinite tense, subject verb first form object. Past indefinite, subject verb second form object. Future indefinite, subject shall will verb first form object. Here no helping verb, no helping verbs, and the future identifying helping verb is shall or will. इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर shall और will आ रहा है, चाहे वो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, shall will अगर है तो वो फ्यूचर टेंस का काइंड है. यू मस्ट रिमेंबर, ये दो टेंसेस हमारे सामने ऐसे हैं जो भी आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, जिनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिला आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में भी देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब. नाउ कंटिन्यूअस टेंस की स्पेशलिटी देखिएगा, इसमें डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं. जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल विल बी. तीनों में ही वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में है, वर्ब विथ आईएनजी, वर्ब विथ आईएनजी एंड वर्ब विथ आईएनजी. जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना आसान होता है. आपको सिंपली नॉट ऐड करना है नेगेटिव के लिए, और अगर आप हेल्पिंग वर्ब को सामने कर देते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है. तो दीज आर वेरी सिंपल इन दैट केस. परफेक्ट टेंस में आप देखिएगा हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हैज हैव है, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हैड है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए शैल विल एंड ओनली हैव. देयर इज नो हैज. इस चीज का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगाने में कहीं पर भी गलती करते हैं तो पूरा सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा. दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखने की है कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस तीनों में ही वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है. परफेक्ट मतलब कंप्लीट, काम हो चुका है, हो चुका था और हो चुका होगा. तो बहुत केयर कीजिएगा, इसमें वर्ब हमेशा अपने तीसरे फॉर्म में आएगी. इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा मैंने आपको बताया था कि दो टेंसेस को मिला रहा है, काम हो चुका है, रिमेनिंग पार्ट इज स्टिल गोइंग ऑन. तो इसमें आपको परफेक्ट टेंस की भी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और मेन वर्ब को आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्म में यानी कि वर्ब विथ आईएनजी फॉर्म में रखना है. तो हैज हैव है, इधर हैड है और इधर शैल विल हैव है. ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हमने यहाँ पर डाली हुई हैं और उसके तुरंत बाद अगर आप वर्ब विथ आईएनजी लगाते हैं तो दैट विल नॉट बी करेक्ट. सो एक और हेल्पिंग वर्ब हमको यहाँ इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी विच इज बीन. तीनों में ही बीन आया हुआ है और उसके बाद में जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, वो अपने आईएनजी फॉर्म में जाएगी. आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो ये सिंपल रूल्स थे. एट ए ग्लांस आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक टेंस दूसरे टेंस से कहाँ पे किस मामले में डिफर करता है. अभी तक हमने जितने सेंटेंसेस यहाँ पे देखे, दीज आर ऑल अफर्मेटिव सेंटेंसेस.
अब हमको ये देखना है कि अगर इन सेंटेंसेस को जो हमने डिफरेंट टेंसेस में अभी यूज करके देखे, इनको हमको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में बदलना है, यानी कि नकारात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, विच इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। लेट्स सी, शुरू करते हैं। कोई काम, जैसे मैं पत्र लिखता हूं, ठीक है, अब आपको ये कहा जाए कि इस वाक्य को आप नेगेटिव सेंटेंस में बदलिए। आपका जवाब होगा मैं पत्र नहीं लिखता हूं। तो मैं पत्र नहीं लिखता हूं, ये आपने हिंदी में कहा, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाने के लिए कहा जाए मैं पत्र लिखता हूं, अब आप इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में बनाएंगे। आप बोलेंगे क्या मैं पत्र लिखता हूं? ये इंग्लिश में किस तरह से कहा जाएगा, इंग्लिश में किस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, बहुत जरूरी है इसको समझना, अदरवाइज आप सिर्फ सेंटेंस का एक ही फॉर्म सीख पाएंगे, विच इज अफर्मेटिव। कुछ छोटे छोटे रूल्स और भी हैं इन टेंसेस के साथ में जो आपको सेपरेटली जानना बहुत जरूरी है। Once again, I'll take all the tenses one by one and tell you different rules, various rules which are associated with that tense. First of all, we shall start with present indefinite tense. Once again, present indefinite tense. As you know, the structure here is subject, verb first form, object। और कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, दीज आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो जहां ऑब्जेक्ट नहीं होगा, देयर यू हैव कॉम्प्लीमेंट, पूरक, सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा प्लस एडजंक्ट। एडजंक्ट मीन्स अदर वर्ड्स। When I'll teach you voice, I'll tell you what transitive and what intransitive verb is. परंतु अभी आप सिंपली इतना ध्यान दीजिए कि हर एक वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो जहां ऑब्जेक्ट नहीं होता वहां पे उस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट्री हिस्सा होता है, उसका पूरक हिस्सा होता है, और साथ ही कुछ अदर वर्ड्स जुड़े होते हैं, एडजंक्ट्स होते हैं। अभी आपको बताने के लिए मैंने इसको यहां पर लिखा है, प्लीज इग्नोर दिस। अभी इसको इग्नोर कीजिए, ध्यान रखिए सिर्फ इतने स्ट्रक्चर पे, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब अभी हमने जितने सेंटेंसेस लिए उसमें हमने ऐसे सब्जेक्ट्स को यूज किया वो जनरली प्लूरल समझे जाते हैं। इस सेंटेंस का एक बहुत छोटा सा नियम है, जब इस वाक्य में कर्ता, डूअर, काम करने वाला, सब्जेक्ट एक वचन में रहता है, सिंगुलर, नंबर, सब्जेक्ट, ठीक। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट तो आप जानते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, या कोई नाम है, राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता, एनीबडी। जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो इसमें मुख्य क्रिया जो होती है आप उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं। ये एक ऐसा नियम मैं आपको बता रही हूं जो सिर्फ
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लागू होता है, आप इसको किसी और टेंस में फॉलो नहीं करेंगे। एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने इतने सारे सेंटेंसेस किए, आई राइट अ लेटर। अब आप बोलेंगे आई जो है वो एक वचन है, पर मैं आपको बता दूं, समझा दूं, इंग्लिश में आई को सिंगुलर ट्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है। यहां पे राइट ही रहेगा, पर अगर हम यहां इसी सेंटेंस को ही के साथ लेते हैं तो ये हो जाएगा ही राइट्स अ लेटर। ठीक है। अब एक हम ऐसा सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ना होकर के कॉम्प्लीमेंट होता है, अकर्मक क्रिया होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो जैसे वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। यहां पे शी सब्जेक्ट है, गोज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जाती है, ये देखिए आपने शी लगाया, एक्चुअली ये गो है वर्ब। चूंकि ये एक वचन है तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, ईएस। और ये टू स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जाना ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। इसको ज्यादा बेहतर तरीके से आपको वॉइस के समय में बताऊंगी, बट सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जब सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो आप मुख्य क्रिया के साथ में एस या ईएस यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट आपका आई, यू, वी या दे है तो उसके साथ आप वर्ब में कुछ भी यूज नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सा रूल है। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं। वे निबंध लिखते हैं। अब हमारे पास में जो वाक्य आया वो है वे, तो वे के लिए अपन क्या यूज करते हैं, दे। दे यहां पे क्या है, एक वचन है या बहुवचन, वे बहुत सारे लोग, प्लूरल नंबर है ना। तो वे निबंध लिखते हैं। अब यहां हमको वर्ब क्या आ रही है, लिखना, तो लिखने के लिए क्या यूज करेंगे अपन, राइट। दे राइट एसेज। इसको चेंज करते हैं, यहां वे की जगह वह करते हैं, तब क्या हो जाएगा, वह में अगर वह लड़का तो ही, वह लड़की तो शी। पर चूंकि ये दोनों एक वचन है तो आप राइट्स कर देंगे, ही और शी राइट्स एन एसे। क्लियर? इतना एकदम आपको क्लियर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हमको अगर इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना है तो अपन किस तरह से बनाएंगे। नेगेटिव में चेंज करने के लिए नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, आपको मालूम होना चाहिए, नेगेटिव यानी नकारात्मक और इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये मुख्य क्रिया आप देख रहे हैं यहां पे, मुख्य क्रिया के साथ नॉट लगा के कभी भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किसी भी टेंस में सहायक क्रिया का होना बहुत आवश्यक होता है, और आप देख रहे हैं इस टेंस में कोई भी सहायक क्रिया नहीं है। अब सवाल ये उठता है, अगर इस टेंस में कोई भी सहायक क्रिया नहीं है तो हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। हमको
सहायक क्रिया इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, विच विल बी डू और डज। जो सहायक क्रिया होगी डू या डज। अब डू या डज कैसे इसका उपयोग करेंगे, सोचिए। ओके, मैंने आपसे कब बताया कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू या डज का उपयोग किया जाता है। अब कहां पर डू का इस्तेमाल होगा, कहां पर डज का इस्तेमाल होगा, ये आपको देखना है। सबसे पहले हम आपको बता दें, जहां पर कर्ता एक वचन में होगा, सिंगुलर, नंबर, सब्जेक्ट, जहां कर्ता एक वचन में होगा। आप हमें एक वचन कर्ता का एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे ही, शी, इट या कोई नाम, ठीक है। इनके साथ में हम इस्तेमाल करेंगे डज। जहां पर कर्ता बहुवचन में होगा, प्लूरल, नंबर, सब्जेक्ट, लाइक यू, वी, आई, दे। इनके साथ में आप लगाएंगे डू। नेगेटिव बनाने के लिए आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। आपके सामने सेंटेंस है, जैसे हम सरल सा ही सेंटेंस लेते हैं, आई राइट अ लेटर, ठीक है। आई राइट अ लेटर। मैंने आपको बताया, आपको ये सब्जेक्ट दिख रहा है, क्रिया दिख रही है, मुख्य क्रिया, इसके बीच में आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, यानी सहायक क्रिया, ठीक है। आई है, आई के साथ हमने आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब बताई है, डू। चलिए बनाते हैं। आई डू नॉट राइट अ लेटर। मतलब क्या हो गया, मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। प्लेन एंड सिंपल। आपने इसको नेगेटिव बना दिया, आपने सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया के बीच में क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट, ठीक है। अब इसी वाक्य को मान लीजिए आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको सिंपली ये जो सहायक क्रिया दिख रही है, इसको आपको सब्जेक्ट के पहले ले आना है, ठीक है। ये हो जाएगा डू आई राइट अ लेटर। क्या मैं एक पत्र लिखता हूं। इस आई राइट अ लेटर सेंटेंस के पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस एंड दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। डू आई राइट अ लेटर। यू प्ले फुटबॉल। अब आपको कहा जाए इस सेंटेंस को आप नेगेटिव में बनाइए। वेरी सिंपल, आप देख लीजिए, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, यू प्लूरल नंबर है, इसमें क्या लगेगा, डू लगेगा। ये हो जाएगा यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब इसी सेंटेंस को अगर मान लीजिए हमको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, सिंपली
जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट के सामने ले आएंगे। डू यू प्ले फुटबॉल? ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस एंड दिस वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे, ये तो हमने देखा जहां हमने प्लूरल नंबर सब्जेक्ट लिए, उसमें हमने देखा कि किस तरह से हम डू का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं उन सेंटेंसेस को जिनमें हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ले रहे हैं और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट लेके किस तरह से उनको हमको नेगेटिव में बदलना है, किस तरह से इंट्रोगेटिव में बदलना है। जैसे सिंपल सा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक शी वह चेस खेलती है। बहुत सरल है। शी खेलने के लिए प्ले, चूंकि यहां पे एक वचन है इसलिए हम यहां पे एस लगा देंगे। शी प्लेज चेस। ठीक है। अब इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। वह चेस नहीं खेलती है। शी डज नॉट। अब यहां एक चीज बहुत केयरफुली वॉच कीजिएगा। जैसे ही हमने यहां डज इंट्रोड्यूस कराया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, ये एस जो आपने ऐड किया था वो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। ये हो जाएगा शी डज नॉट प्ले चेस। केयर कीजिएगा, आप जैसे ही डज लगा रहे हैं यहां पर प्लेज लिख देंगे, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आपको इस एस को जो आपने सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण लगाया हुआ था उसको आपको इमीडिएटली हटा देना है। अब इसको हम आपको बोले कि इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बनाइए, तो प्रश्नवाचक में सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब डज शी। फिर वही नियम ध्यान रखिए, आपने ऑलरेडी डज लगा दिया है तो यहां एस नहीं लगेगा। Does she play chess? जो खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस कराएंगे, एक वचन सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, उस मुख्य क्रिया का, मेन वर्ब का एस या ईएस जो भी आपने वहां पर लगाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द वर्ब, उसको आप इमीडिएटली रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। एक सेंटेंस और करते हैं और अगर आप कर पाएंगे तो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस विच विल बी पास्ट इंडेफिनिट। जैसे शी स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है। स्पीक्स क्यों हुआ? बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर। और इसी को अगर मैं बोलूं, आप शी के साथ दे, वे इंग्लिश बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। वेरी सिंपल। आप शी स्पीक्स इंग्लिश के साथ क्या लगाएंगे? शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डज आप पहले लगा दीजिए। डज शी स्पीक इंग्लिश? स्पीक्स का ऐसा आपने रिमूव कर दिया, हटा दिया। उसी तरह से दे स्पीक इंग्लिश, चूंकि यहां पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नंबर है, इसलिए
आप लगाएंगे डू, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, लाइकवाइज आप डू सामने कर दीजिए, डू दे स्पीक इंग्लिश, present continuous tense, I think you must have understood it completely. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला टेंस which will be past indefinite tense. Past indefinite tense, as you know, there is no helping verb in it also. कोई भी helping verb नहीं होती. स्ट्रक्चर आपको मालूम है. There is subject, past, verb second form, and object. जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, I wrote a letter. मैंने एक पत्र लिखा. अब मैंने एक पत्र नहीं लिखा, ये आपको करना है, पर यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज लगाया था, यहां पर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विच विल बी डिड. ये यहां पे सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी. रिमेंबर, इसका एक नियम है जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है. यहां आपने वर्ब सेकंड फॉर्म में डाली हुई है. अब आपको इसको नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया के बीच में डिड लगाना है. I did not. अब समझिए, did past tense आ गया. अब अगर आप यहां पे I did not wrote a letter लिखते हैं, that means you are using double past tense. आप डबल पास्ट टेंस कभी यूज नहीं करेंगे, इट विल बी रॉन्ग. आप लिखेंगे I did not write a letter. जैसे ही आपने डिड लगाया, आप जो मुख्य क्रिया है उसको अपने फर्स्ट फॉर्म में शिफ्ट कर देंगे. डबल पास्ट टेंस कभी भी यूज नहीं होता है. डिड लगाते ही आपकी जो मुख्य क्रिया है जो सेकंड फॉर्म में है उसको आप तुरंत शिफ्ट करेंगे किसमें? अपने फर्स्ट फॉर्म में. तो ये हो जाएगा आई डिड नॉट राइट अ लेटर. मैंने एक पत्र नहीं लिखा. स्टिल इट इज पास्ट टेंस, क्योंकि इसमें आपने डिड यूज किया हुआ है, पर डिड के साथ आपको वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है. अब सेम जो बात है वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी लागू होगी. डिड, क्या मैंने एक पत्र लिखा? डिड आई राइट अ लेटर? इसी तरह से he knew me. वह मुझे, न्यू का मतलब, नो का मतलब होता है जानना. नो का मतलब होता है जानना. न्यू का मतलब पास्ट टेंस, जानता था. वह मुझे जानता था. ही न्यू मी. चेंज कीजिए इसको. ही डिड नॉट नो मी. आप इसको इसके फर्स्ट फॉर्म में ले आइए. ही डिड नॉट नो मी. अब आपको इंट्रोगेटिव बनाना है.
डिड ही नो मी? क्या वो मुझे जानता था? समझ में आ गया? क्लियर हो गया अच्छी तरह से? एक आध एग्जाम्पल्स और देखते हैं, जैसे वी बॉट सम बुक्स। वी बॉट सम बुक्स, हमने कुछ किताबें खरीदी। आपको मालूम होना चाहिए बॉट ये बाय वर्ब का सेकंड फॉर्म है। बाय, बॉट, बॉट मतलब होता है खरीदना। बाय, बॉट, बॉट मतलब खरीदना। अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। सिंपली वी डिड इंट्रोड्यूस कराइए, डिड नॉट। जैसे ही आपने यहां डिड इंट्रोड्यूस कराया, मुख्य क्रिया जो है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। वी डिड नॉट बाय सम बुक्स। वी डिड नॉट बाय सम बुक्स। और जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डिड आपको सब्जेक्ट के सामने लाना है। डिड वी बाय सम बुक्स? इज इट क्लियर? आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? दोनों ही इंडेफिनिट टेंसेस, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, हम उसमें डू या डज लगा के, जो हमारी इंट्रोड्यूसिंग हेल्पिंग वर्ब है उसको लगा के हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड फॉर्म, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, और यहां पर हम डिड इंट्रोड्यूस कराते हैं और डिड इंट्रोड्यूस करा के वर्ब को अपने फर्स्ट फॉर्म में प्लेस करके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। इतना आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा? प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट। नाउ वील टेक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसा आप लोगों को मालूम है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपके पास में ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब है जो शैल या विल है, तो इसमें कोई खास आपको प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। आपको जब नेगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है, यू सिंपली ऐड नॉट टू इट। नॉट आप उसके साथ जोड़ देंगे और उन हेल्पिंग वर्ब्स को जब आप सब्जेक्ट के सामने ले आएंगे तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट, आपको स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में, और लास्ट में है ऑब्जेक्ट। कोई भी सरल सा एग्जाम्पल जिसे हम ले ही रहे थे, आई शैल राइट अ लेटर। आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी आपके पास हेल्पिंग वर्ब है विच इज शैल। आपको नेगेटिव बनाना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वेरी सिंपली जस्ट ऐड नॉट टू इट। आई शैल नॉट राइट अ लेटर। शैल को आप सब्जेक्ट के पहले ले आइए। शैल आई राइट अ लेटर, ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से वी शैल
buy a new car, हम एक नई कार खरीदेंगे। अब आपको इसको नेगेटिव बनाना है, we shall not buy a new car, इंट्रोगेटिव के लिए shall we buy a new car, एक एग्जाम्पल और करते हैं, he will read a novel, ये रीड, ये जो क्रिया है इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना जरूरी है। रीड, इसका फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकेंड फॉर्म की स्पेलिंग READ एंड थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग READ, 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 READ। बट फर्स्ट फॉर्म में इसको पढ़ा जाता है रीड, सेकेंड फॉर्म में इसको पढ़ा जाता है रेड और थर्ड फॉर्म में भी इसको पढ़ा जाता है रेड। शुड नॉट फॉरगेट दिस, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। ये फर्स्ट फॉर्म में रीड पढ़ा जाएगा, सेकेंड फॉर्म में रेड पढ़ा जाएगा और थर्ड फॉर्म में भी रेड पढ़ा जाएगा। स्पेलिंग विल बी द सेम, स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं है, लेकिन पढ़ते समय सेकेंड और थर्ड फॉर्म को आप क्या पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। ओके, सो ही विल रीड अ नॉवेल। अब इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, ही विल नॉट रीड अ नॉवेल, वो एक उपन्यास नहीं पढ़ेगा। विल ही रीड अ नॉवेल, विल ही रीड अ नॉवेल, क्या वह एक उपन्यास पढ़ेगा? सो दैट्स इट। इस क्लास में आपने देखा 3 इंडेफिनिट टेंसेस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं। आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, जो होगी डू या डज। डू का उपयोग करेंगे आप बहुवचन के सब्जेक्ट्स के साथ में, डज का उपयोग करेंगे आप एकवचन के सब्जेक्ट्स के साथ में। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि डज को इंट्रोड्यूस कराएंगे जैसे ही आप सेंटेंस में वर्ब से SEIS को हटा देंगे। दूसरी चीज आपने ये देखी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो आप इंट्रोड्यूस कराएंगे दैट विल बी डिड, और डिड जैसे ही सेंटेंस में इंट्रोड्यूस होगा आपको मुख्य क्रिया को अपने फर्स्ट फॉर्म में शिफ्ट कर देना है। तीसरा जो हमने अभी देखा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, शैल, विल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहां ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आपके पास है, आपको कोई हेल्पिंग वर्ब और एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, आप सिंपली नॉट ऐड कीजिए, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के सामने लाइए, आपका काम खत्म, बड़ी आसानी से आप बना ले जाएंगे। सो these are the indefinite tenses. In our next class we will see continuous tenses. Thank you.